ये उड़ीसा की है। सुषमा बोस जी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग से हैं। भी हैं उपासिका। सब आवाज आ रही है। जी मैम। मुख्य अतिथि उपासिका आ रही है। उपासिका सरदार जी राष्ट्रीय मुख्य वक्ता आपके दो सेट है, एक सेट बंद कर लीजिए। आरती साकवार जी। जी बोले। मैं उपासिका भानुमति बोस जी से, जो प्रदेश सचिव है मध्य प्रदेश से, मैं उनको बुलाना चाहूंगी और चाहूंगी कि वो अपने विचार व्यक्त करें। जैसा कि हमारा आज का विषय है शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले जी का जीवन। उपासिका भानुमति जी। जय भीम नमो बुद्धाय मैम। जय भीम नमो बुद्धाय मैम। मैम आज के वेबिनार में माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती पर कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ और सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन वंदन करती हूँ। आज के मीटिंग में सभी उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम माता सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नया गांव में हुआ था। उन्होंने अपने पति ज्योतिबा राव फुले जी द्वारा शिक्षा प्राप्त करी, साथ ही लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया और पढ़ने का अधिकार दिलाया और 1848 में उन्होंने पुणे में पहला महिला विद्यालय शुरू किया। वह महिला और दलितों के अधिकारों के लिए काम करती थी। उन्होंने समाज में शिक्षा के माध्यम से समानता लाने का प्रयास किया और सावित्रीबाई फुले ने बाल विवाह को रोक लगाया और विवाह पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने जाति भेद भाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्हें भारतीय समाज सुधार आंदोलन की अग्रणी मानी जाती थी। ज्योतिबा राव फुले ने सावित्रीबाई फुले को न सिर्फ शिक्षित किया बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माता के लिए तैयार किया। जैसे कि साजे से सोना तपकर तैयार होता है, सावित्रीबाई फुले का विवाह 9 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा राव फुले के साथ हुआ। ज्योतिबा राव फुले ने पहला स्कूल शुरू किया। उस जमाने में जब महिलाओं को स्कूल जाने से पाप समझा जाता था, तब उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का बड़ा कदम उठाया। इसके लिए लोगों ने उन्हें कड़ा विरोध किया। जब सावित्रीबाई पढ़ाने जाती तो उनके ऊपर कीचड़, गोबर, पत्थर, गंदगी फेंका करते थे। जब विद्यालय जाती थी सावित्रीबाई तो एक साड़ी साथ में ले जाया, नहीं हटी, हार नहीं मानी। समाज में
कुप्रथाओं का विरोध किया, विधवाओं के लिए आश्रम भी खोला, गरीब अनाथ विधवा को सहारा दिया और माता सावित्रीबाई का घोर अपमान किया गया। समाज में शिक्षित करने की दृढ़ संकल्प करी और दृढ़ संकल्प करते करते माता सावित्रीबाई विधवाओं के लिए आश्रम खोला, गरीब अनाथ महिलाओं विधवा को सहारा दिया। 10 मार्च 1897 में प्लेग रोगियों की सेवा करते करते सावित्रीबाई भी प्लेग से पीड़ित हो गईं और सेवा करते हुए उनका भी निधन हो गया। मैं एक छोटी सी कविता भी सामने रख रही हूं। मैं नमन करें हम उन सावित्रीबाई को जिसने नारी शिक्षा की अलख जगाई, अज्ञानता का अंधकार दूर कर उसने ज्ञान की ज्योति जलाई, शिक्षा पाकर सबको समझाया कितनी जरूरी होती पढ़ाई, रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर उनके खिलाफ आवाज उठाई, देश के लिए अच्छे काम करके वह महान समाज सेविका कहलाई, स्त्री अधिकारों के लिए लड़ना सिखाई और कहलाई क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई। इसी के साथ अब मैं ज्यादा ना कहते हुए मैम अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैम, आपने बहुत ही सुंदर कविता बोली। अब मैं हमारी विशिष्ट अतिथि उपासिका कांता अटेरिया जी से, जो सदस्य ट्रस्ट परिषद मध्य प्रदेश से हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगी कि वो अपने विचार व्यक्त करें। बहुत बहुत साधुवाद बहन आरती उपासिका बहन, बुद्धाय देवी मैम। आपको बहुत साधुवाद। सभी को मानवता का संदेश देने वाले हमारे महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए एवं नारी मुक्तिदाता हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए एवं समय समय पर जन्मे हुए हमारे सभी महामानव महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए एवं इस जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े हुए समस्त उपासक उपासिका, हमारे संस्थापक महोदय, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं समस्त हमारे जो संचालनकर्ता बहन है, जो हमारी मुख्य वक्ता है, जो अध्यक्ष महोदय है, सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का विषय है कि माता सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्ष पर और उनके जीवन संघर्ष के प्रचार प्रसार पर। तो हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत सी बातें तो हमारी बहन अभी जो पहले आई थी उन्होंने बोल दी है, और कुछ बातें मैं भी अपनी रखना चाहूंगी। जैसे हम जानते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उनका जीवन तो बचपन से ही संघर्षमय था, क्योंकि उनका विवाह 9 वर्ष की आयु में हो ही गया था। परंतु उनके जो पति थे ज्योतिबा राव फूले, उन्होंने उनका पढ़ाई पर रुचि बढ़ाकर और उन्हें पढ़ाकर उन्हें एक शिक्षित बनाया। इसके बाद उन दोनों के दोनों एक समाज सुधारक के रूप में आगे आए और उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। खास करके जब हमारी माता सावित्रीबाई थी, उन्होंने बालिका शिक्षा पर जोर दिया और उसको मतलब बच्चों को पढ़ाने के, खास करके लड़कियों को पढ़ाने के लिए आगे आई और उन्होंने 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल भी खोला। यदि उनके संघर्ष की बात हम करते हैं तो जब वे स्कूल जाती थी तो रूढ़िवादी लोग जो बहिष्कार करते थे महिलाओं की शिक्षा पर, वे उन पर पत्थर से, गोबर से प्रहार करते थे, फेंकते थे, ताकि वो अपना रास्ता बदल दे, अपना मार्ग बदल दे, अपनी जो सोच है, ये जो कार्य है वो छोड़ दे। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने डटकर उनका सामना किया और वो इसलिए 2-2 साड़ियां लेकर जाती थी, ताकि अगर ये गंदी हो जाए तो वहां पर से बदल कर अपना जो कार्य है शिक्षा के प्रसार का उसे जारी रखे। तो इस तरह से उन्होंने संघर्ष तो किया ही, साथ ही साथ उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह को भी खोला, एक ऐसा गृह केंद्र खोला जिस पर
जो पीड़िताएं थी या बलात्कार पीड़िताएं थी या विधवाएं थी, उनकी मदद करने के लिए उन्होंने इस केंद्र को खोला, जिसमें कि वे अपने बच्चों को सुरक्षित तरीके से जन्म दे सके, उनका पालन पोषण कर सके। इसके आगे अगर हम उनके संघर्ष के बारे में बात करें कि उन्होंने नाइयों के खिलाफ भी एक हड़ताल की थी। जैसे कि जब महिलाएं विधवा हो जाती थी तो उनके बालों को काट दिया जाता था, उन्हें गंजा बना दिया जाता था, उन्हें इस लायक नहीं छोड़ा जाता था कि वो समाज में एक आदर्श या अच्छा जीवन जी सके। तो उन्होंने उन नारियों के खिलाफ भी प्रदर्शन किया था और उस विरोध में उनके नेतृत्व भी किया था इस आंदोलन का। तो उन्होंने इस तरह का भी एक संघर्ष किया और उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह पर भी जोर दिया और उसका समर्थन किया, क्योंकि वो समझ गई थी कि महिलाएं भले वो छोटी उम्र में हो या एक समय बीत जाने के बाद कभी भी, मतलब एक उम्र ऐसी जिसमें व्यक्ति या महिलाएं कब तक अकेली रहे और कब तक वो अपना स्वयं का देखभाल कर पाए। तो वो उन्होंने बाल विवाह सॉरी विधवा विवाह पर जोर दिया और समर्थन करके विधवाओं का विवाह भी करवाया, क्योंकि ये उस समय की बहुत बड़ी कुरीति थी। तो उसके खिलाफ जाकर, मतलब इस तरह का उन्होंने संघर्ष भी किया और एक आदर्श प्रस्तुत किया। उसके बाद उन्होंने या उनके जो पति थे ज्योतिबा फूले गोविंद फूले, उन्होंने मिलकर एक सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की थी। उन्होंने 1873 में इस समाज की स्थापना की, जो बिना किसी पुजारी के अंतर जाति विवाह और सामाजिक समानता को बढ़ावा देता था। तो इस समाज की मतलब व्यवस्था या शुरुआत उन्होंने उस समय से कर ली थी जब ऐसा सोचना भी मुश्किल था। बहुत ही उन्होंने एक तरह से इतना संघर्ष किया कि वहां जब ना तो नारियों को ना स्त्रियों को एक सम्मान मिलता था, बल्कि उन्होंने को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद बाल विवाह करवाया और अंतर जातीय विवाह पर भी विशेष बल दिया। तो वाकई में उनका जो कार्य था, वो उनका जो जीवन था, वो संघर्षमय था। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो वो एक तरह की कवियत्री और लेखक भी थी। तो वो शिक्षा पर कविताएं लिखती थी, वो प्रकृति प्रेमी भी थी और वो जाति प्रथा के उन्मूलन पर भी अपना विशेष लेखन कार्य करती थी। और उस पर उनके आसपास ही, मतलब वो शिक्षा, प्रकृति प्रेमी या जातिवाद को दूर करने पर ही उनकी सारी कविताएं केंद्रित रहती थी। इसके अलावा उनके कार्यों की अगर हम और चर्चा यदि करते हैं तो उन्होंने छात्रवृत्ति की शुरुआत भी उस समय लगभग कर दी थी। बच्चों को स्कूल भेजने और ड्रॉप आउट दर, मतलब जो बच्चे स्कूल जाते थे या किसी आर्थिक समस्या के कारण वो पढ़ नहीं पाते थे, तो उन्होंने उसकी समस्याओं को हल करने के लिए या उनको शिक्षा से वंचित ना हो, इसके लिए बच्चों की छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप की भी शुरुआत उस समय से ही कर दी थी। इसके अलावा उनके संघर्ष में एक और कड़ी को हम जोड़ते हैं कि वो अस्पृश्यता का विरोध भी करती थी। उन्होंने उन्होंने अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत से भरा हुआ, जड़ा हुआ ये माहौल देखा आसपास को, जो समाज में जो कुरीतियां फैली थी उसको जब जो निचली जाति के लोग थे या हम जिन्हें कहें बहुजन, जो समाज था हमारा, दलित वर्ग था जो, तो उसे ना तो पानी पीने का मतलब किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो उन्होंने अपने घर में एक कुआं खुदवाया था और उसमें सभी जाति धर्म के लोगों को पानी की ये सुविधा उपलब्ध कराई थी। और क्योंकि उन्होंने जातियों के खिलाफ, जातिवादियों के खिलाफ, अछूतों के लिए इस तरह का एक मार्ग खोल दिया था कि उस समय का ये क्रांतिकारी कदम था उनके लिए। और उन्होंने इससे इससे इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे काम किए ताकि उनको आज उनके जो विशेष जो यादगार यदि पहचान के रूप में माने तो सावित्रीबाई फुले को आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षिका कहा जाता है, नारी शक्ति का प्रतीक भी उन्हें कहा जाता है और महिला शिक्षिका की जननी भी हमारी माता सावित्रीबाई को कहा जाता है। तो इस तरह से उन्होंने जन्म से लेके विवाह के बाद और फिर मरते पर्यंत, जब तक उनकी सांस थी, उन्होंने अछूतों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया और संघर्ष करती रही। और इस तरह से उनकी मृत्यु 10 मार्च 1897 को
सेवा करते करते लोगों की अछूतों की या जो एक बीमारी थी, क्या फ्लेग क्या था वो, उस तरह की एक जो महामारी फैल गई थी, उसमें सेवा करते करते स्वयं पीड़ित होकर इस संसार को छोड़ गई थी। तो उन्होंने हम सबको बहुत सारी सीख दे के गई है, और बहुत सारा कुछ ऐसा संदेश दे के गई है कि हम महिलाएं अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकती, क्या समाज में परिवर्तन ला सकती हैं, समाज में एक नया मुकाम हासिल कर सकती हैं। तो नमन करती हूँ मैं पुनः माता सावित्री बाई को, कि जो हमारे लिए एक आदर्श महिला बनी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरा पुनः सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय मैम। मैं आज की मुख्य वक्ता उपासिका रुचि बौद्ध जी, जो उत्तर प्रदेश से हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें सावित्रीबाई फुले जी के जीवन संघर्ष के बारे में। बहुत बहुत साधुवाद संचालिका महोदय आरती साकेवार जी। जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी को। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए, मैं उन सभी महानायक महानायिकाओं को नमन करती हूँ जिन्होंने बहुजन समाज के उद्धार के लिए अपना सुख चैन जीवन सब न्यौछावर कर दिया। उनको सत सत नमन करती हूँ। जैसा कि हमारा आज का विषय है कि शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले जी का जीवन संघर्ष एवं प्रचार प्रसार, हमारी दोनों बहनों कांता डारिया जी और भानुमति बौद्ध जी ने काफी कुछ उनके जीवन के बारे में बता दिया है। जैसे नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता एवं देश की पहली महिला शिक्षिका और समाज सेविका सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले जो राष्ट्र माता हैं हमारी, और उनको उतना सम्मान हम नहीं दे पाए जितना उन्होंने जी जान से इस समाज की सेवा की, इसका उद्धार किया, मानव जाति को मानव समझा और उसके लिए समानता का अधिकार इस धरती पर प्रारूप के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में लाके रख दिया। उन्होंने समानता का इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा कि उन्होंने अपने घर बार और अपने परिवार लोगों के भी विरोधी हो गई, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता जो सत्य मार्ग था, समानता का मार्ग था, स्वतंत्रता का, वो नहीं छोड़ा। उसमें उनका पूरा साथ दिया उनके जीवन साथी महात्मा ज्योतिबा फुले ने। वाकई ए वुमन इज द फुल सर्कल ऑफ ए फैमिली। एक फैमिली की तो होती है, लेकिन हमारी सोसाइटी में कभी ये नहीं कहा जाता कि ए वुमेन इज ए फुल सर्कल ऑफ ए सोसाइटी। और ये माता सावित्रीबाई फुले ने घोषित कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि वो सोसाइटी की भी एक फुल सर्कल है। वो केवल फैमिली के लिए सब कुछ नहीं करती, वो अपनी एक सोसाइटी है जो बहुजन समाज है, जो भारतीय समाज है, उसके लिए भी बहुत कुछ कर सकती है। तो इसमें साथ देने के लिए उनके जो जीवन साथी थे, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने ही उन्हें शिक्षित किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन अगर प्लस प्लस जोड़ दिया तो प्लस होता है। ठीक उसी प्रकार पुरुष और स्त्री अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो वो प्लस ही, पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर केवल पुरुष काम करते हैं और महिलाएं काम नहीं करती तो वो माइनस में ही जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस बराबर माइनस। सो मैं सभी से कहना चाहूंगी कि आप सभी माता सावित्रीबाई फुले से काफी कुछ, उनके तथ्यों से, उनके जीवन से सीखें और उनके अद्वितीय और अद्भुत साहस की प्रेरणा प्राप्त करें और अपने जीवन में ऐसे सुधार लाएं जैसा कि माता सावित्रीबाई फुले ने इस जीवन में, इस समाज में किए। तो इस तरह का उनका संघर्ष था। उनका प्रचार प्रसार इतना कम हुआ है क्योंकि हम जो महिलाएं हैं वो ही उनके बारे में बहुत कम जानती हैं। वो ही जब अपने को उससे जागरूक नहीं कर पाएंगी तो उनका प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाता। इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत कम प्रचार प्रसार हुआ है इनके नाम से। बहुत कम ऐसी संस्थाएं हैं जो माता सावित्रीबाई फुले के नाम से हो, खासतौर पे यूपी में, और बहुत कम महिलाएं इनके नाम से परिचित हैं। मैं दूर कहाँ जाऊं कि मैंने भी इनका परिचय तभी जाना जब मैं बुद्ध धर्म में आई और मैं आरबीएम से जुड़ी। तभी मैंने जाना कि बौद्ध धर्म में जाकर हमें महानायिकाएं भी हैं, महानायक ही नहीं महानायिकाएं भी हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को उज्जवल बनाने के लिए इतना संघर्ष किया, इतना त्याग किया है कि बता नहीं सकते। माता सावित्रीबाई, माता रमाबाई, इनके जीवन को पढ़ती हूँ तो सोचती हूँ कि हमारे जो बहुजन समाज में नायिकाएं हुई हैं वो शायद किसी समाज में नहीं हुई है। इसी के साथ मैं उनके जीवन पर माई बहनें बता ही चुकी हैं, फिर भी कुछ प्रकाश डालना चाहूंगी। सर्वप्रथम जो माता सावित्रीबाई का जन्म हुआ था वो उस स्थिति में हुआ
जब पेशवा ने शूद्रों के ऊपर इतने अन्याय, इतनी अत्याचार कर रखे थे कि उन्हें कमर में झाड़ू बांधनी पड़ती थी और गले में हांडी बांधनी पड़ती थी, ताकि आसपास की जो मार्ग हैं वो शुद्ध रहें, अशुद्ध ना हो जाएं, अछूत ना हो जाएं। उस समय में जब उनका जन्म हुआ तो आप सोच सकते हैं कि महिलाओं की कितनी बुरी अवस्था होगी, दुर्दशा होगी, जब एक श्रम और शूद्रों की इतनी बुरी अवस्था थी। तो सबसे पहले उनका जन्म हुआ तो उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया, क्योंकि महिलाओं को और बालिकाओं को शिक्षा से दूर ही रखा जाता था। अगर वो ये कदम उठाती थी या शिक्षा प्राप्त करती तो उनका विवाह होना भी मुश्किल हो जाता था। दूसरा, उनका बाल विवाह हुआ, क्योंकि उस वक्त बाल विवाह ही प्रचलित था। 3 से 10 साल के बीच में स्त्री का बालिका का विवाह हो जाना चाहिए था, और ठीक ऐसा ही पुरुषों के साथ था, बालकों के साथ। तो उस समय महिलाओं की जो स्थिति थी कि उनके पैदा होते ही उनकी शादी के बारे में लोग सोचने लगते थे, उनको एक बोझ समझते थे, उनको बाहर निकलना, चौखट के बाहर कदम रखने से ही उनको इज्जत खो देने वाला, एक बेइज्जती वाला काम समझते थे। तो इस तरह की व्यवस्था में उनका जन्म हुआ, उनका विवाह हुआ। लेकिन वो ऐसे परिवार में विवाहित होकर गई जहां उनके जीवन साथी महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षित थे। वो शिक्षित थे तो वो बहुत उन्हें शर्म आई कि उनकी जो जीवन साथी संगनी है वो अनपढ़ हैं, वो बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी हैं, अशिक्षित हैं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कहा अशिक्षित तो हैं लेकिन मैं इसे शिक्षित करूंगा। उन्होंने उनकी मनसा जानी, क्या आप पढ़ना चाहेंगी, अगर मैं पढ़ूँ आप पढ़ेंगे, और उन्होंने पूरा साथ दिया और दिन रात उन्हें रेत पर, मिट्टी में, खेतों में पढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि घर में भी उनका पहला काम ये होता था कि उठकर वो पहले पुस्तक पढ़ेंगी, अपना अध्ययन करेंगी, उसके बाद घरेलू कार्य करेंगी। इस तरह से उन्हें शिक्षा प्राप्त की और इंग्लिश मीडियम से उन्हें हाई स्कूल कराया। सोचिए, जो आज हम महिलाएं नहीं कर पाते हैं, अपनी बालिकाओं को उतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, वो उस समय में उन्होंने इंग्लिश मीडियम से, अंग्रेजों के जो शासनकाल में जो था उसमें उन्होंने इंग्लिश मीडियम से मिडिल करवाया। अब सोचिए आप, जब उन्होंने इतनी एजुकेशन दिलवाई तो शिक्षिका हमारी माता सावित्रीबाई फुले हुई। वही शिक्षा की देवी हमारे लिए मान्य है और हमें मानना भी चाहिए। कुछ लोग आज भी नहीं मानते, बहुजन समाज के लोग भी अन्य देवियों को शिक्षा की देवी मानते हैं और उनका दीपक जलाना, पुष्प अर्पित करना करते हैं। लेकिन हमारी सच्ची जो शिक्षा की देवी हैं वो माता सावित्रीबाई फुले हैं। हमें उन्हें ही स्मरण करना चाहिए, उनके त्याग, उनके अद्वितीय साहस को देखकर अपनी शिक्षा आरंभ करनी चाहिए। और ये कार्य हम स्त्रियां ही अच्छे से कर सकती हैं, क्योंकि जब हमें उनके बारे में नॉलेज होगी तो हम अपनी अगली पीढ़ी को भी माता सावित्रीबाई फुले के बारे में बता पाएंगे। इसी के साथ फिर वो जब शिक्षिका बन गई तो उन्होंने 18 वर्ष की अवस्था में ही पहला स्कूल बालिकाओं के लिए खोल दिया, क्योंकि बालिकाओं को ही शिक्षा या शिक्षित होना वर्जित था। उन्होंने खोला तो उसमें 6 बालिकाओं का ही एडमिशन हुआ और उन्होंने 6 को ही पढ़ाना शुरू किया, जिसमें 4 उच्च वर्ग की थी। और उसमें उन्हें जब उन्हें बुलाया गया तो उन्हें बहुत अपमान और बहुत ही गाली गलौज सहन करना पड़ा। यहाँ तक कि उन पर हर चीज थूकना तक, उनके निकलने पे उन्हें गाली गलौज करना, उनके ऊपर गोबर, कूड़ा, करकट, राख फेंकना, ये सब हुआ। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इतनी ही नहीं, वो यही नहीं रुकी, उन्होंने इसके बाद में 18 स्कूल खोल दिए। और सोचिए, जहां हम 18 वर्ष की उम्र में आज ये हाई स्कूल इंटर कर पाते हैं, उस वक्त उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके विद्यालय खोले और महिलाओं की और बालिकाओं की शिक्षा के बारे में सोचा। कितना साहस का काम है जो हम आज नहीं सोच पाते हैं, और वो भी फ्री, बिल्कुल मुफ्त, ना कोई ट्यूशन फीस और ना ही कोई विद्यालय की फीस, और अपने घर में खोला। आज हमारे यहाँ अगर 10 लोग भी आते हैं तो हम सोचते हैं कि वो 10 लोग आ रहे हैं, हम कैसे व्यवस्था करेंगे। वो अपना कार्य भी करती थी, विद्यालय भी चलाती थी, उसके बाद फिर घरेलू कार्य सारे करती थी, और जितने भी अपमान उन बालिकाओं को बुलाने में उन्हें सहन करने पड़ते थे उसको भी सहन करती थी। और एक नहीं, 18 स्कूल। इसी के साथ उन्होंने जब ये सब सहन किया और ये बालिकाओं की शिक्षा चल दी, तब उनके जीवन साथी, जब ये अपमान हुआ तो जीवन साथी ने ही उन्हें साहस बंधाया कि ये जो अपमान आप सहन कर रही हो, जो पीड़ा आज आप सहन कर रही हो, यही लोग आपको याद करेंगे, आदर सम्मान देंगे, जो आज तक उन्हें प्राप्त नहीं हो सका है, क्योंकि हम बहुजन समाज उनसे अनभिज्ञ हैं। उनके अद्वितीय कार्यों से, उनके अद्भुत जीवन शैली से, उनके अद्भुत प्रयासों से हम लोग अनभिज्ञ हैं। तो यही चीज है, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, वो उनके ही कार्यों के वजह से कर रहे हैं।
इस पीड़ा को उन्होंने सहन किया, और जब उन्होंने देखा मेरा जीवन साथी मेरे साथ है और वो मेरी पीड़ा को कह रहा है कि हमें परोपकार की भावना नहीं छोड़नी चाहिए, तो हम नहीं छोड़ेंगे, और उसे कंटिन्यू रखा। ठीक उसके बाद उन्होंने ऐसे ही छोटे और बड़े स्कूल मिलाकर पुणे और सतारा में 71 स्कूल खोले। वो वहीं नहीं रुकी, छोटे बड़े मोहल्ले गलियों में उन्होंने 71 स्कूल खोले, और ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मुझे लगता नहीं कि आज तक किसी ने 71 स्कूल खोले होंगे जो उन्होंने उस व्यवस्था में, पेशवा की व्यवस्था में खोले थे। भारत देश का पहला प्रसूति गृह भी उन्होंने ही खोला। जब बाल विवाह होता था तो महिलाएं, बालिकाएं कम उम्र में ही गर्भवती हो जाती थी, और होने के बाद यदि नहीं भी होती थी तो उस वक्त प्लेग और ऐसी बीमारियां फैलती थी जिससे वो विधवा हो जाती थी। कम उम्र में विधवा होने के बाद उनके जो परिजन होते थे, उनके पड़ोसी होते थे, वो उन पर अत्याचार करते थे, उन्हें किसी न किसी तरह उनका फायदा उठाते थे और उन्हें गर्भवती कर देते थे। फिर उनके पास पेशवा के टाइम में 2 ही रास्ते रह जाते थे, या तो मृत्यु प्राप्त करना या फिर गर्भ को गिरवा देना। उस वक्त इतनी सुविधाएं नहीं थी, गर्भ गिरवाने का मतलब था खुद की जान भी निछावर करना। तो इसलिए उनका एक ही रास्ता बन जाता था कि मतलब मर जाना, चाहे नाले में कूद के, चाहे नदी में कूद के, चाहे कुएं में कूद के। इसको देखते हुए उन्होंने जब देखा कि ये चीज बहुत व्याप्त है, तो उन्होंने अपने घर में ही प्रसूति गृह खोला, और जब वो बच्चे पैदा हो जाते थे तब उन्होंने उन बच्चों का लालन पालन करने का बीड़ा भी खुद ही उठाया। इसका मतलब उन्होंने पहला अनाथालय भी भारत का खुद अपने स्वयं के घर में ही खोला, और ये 1853 में खोला, जब वो 22 वर्ष की उम्र में थी। सोचिए, 22 वर्ष की उम्र में आज भी हम BA MA ही कर रहे होते हैं, हमें इतनी सोच नहीं होती कि हम समाज के लिए कुछ कर सके, इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाल सके। तब उन्होंने 22 वर्ष की उम्र में एक अनाथालय का जिम्मा भी लिया और एक प्रसूति गृह का भी। अगर वो विधवाएं चाहती तो वो फिर वापस अपने घर जा सके, अपने परिवार के साथ रह सकती थी, और नहीं तो वो वहीं अपने बच्चों के साथ भी रह सकती थी। ये दोनों सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराई उन बाल विधवाओं के लिए जो उस वक्त बिल्कुल अनाथ थी, बिल्कुल निराश्रय थी। इसके साथ ही उन्होंने जो बीमारियां होती थी और उसमें भी अपने कार्य कंटिन्यू रखे, और उन बच्चों के लिए किताबें फ्री देना, कपड़े फ्री देना, अनाज फ्री देना, जो भूखे थे उनके लिए ये सभी कार्य करती थी। इसके साथ ही उन्होंने देखा जो लोग दिन में विद्यालय में पढ़ने नहीं आ सकते, और वो मजदूर हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं, थके होते हैं, अगर वो मजदूरी नहीं करेंगे तो उन्हें खाने को नहीं मिलेगा, उनके लिए रात्रि में विद्यालय खोले, क्योंकि वो रात में थोड़ा फ्री होते हैं, थोड़ा आराम करके उनके लिए रात्रि में विद्यालय खोले, ताकि उनकी शिक्षा की वजह से उनकी जीवन शैली चेंज हो सके, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो वो रात में जाती थी उन मजदूरों के बीच में, और उनके लिए विद्यालय को बच्चे लाकर उन्हें पढ़ाती थी ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सके। इतनी महान शिक्षिका थी वो हमारी भारत की, जिन्होंने हर किसी के लिए सोचा, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो स्त्री हो, बालिका हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, उच्च वर्ग की महिला ही क्यों ना हो, उन्होंने सभी के लिए सोचा, सबको समता समानता की नजर से देखा। तो ऐसी थी हमारी माता सावित्रीबाई फुले। उन्होंने फिर इसी में बहुजन विधि से ही विवाह करना, क्योंकि जो हमारे यहाँ है कि हर हर धर्म में हर श्रेणी के व्यक्ति का विवाह हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है कोई साधु हो, संत हो, ज्ञाता हो, ज्ञानी हो, वो विवाह नहीं करा सकता, सिर्फ ब्राह्मण और पुरोहित के ही करा सकते हैं विवाह, क्योंकि उन्हें ही दान प्राप्त हो, वो ही समर्थ बने। इसलिए उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि हमारे लोगों का धन, हमारे लोगों की अर्जित की हुई जो भी धन संपत्ति है वो दूसरों के हाथों में क्यों जाए। हम ऐसी एक विधा निकालेंगे जिससे कि हमारे कम में अंतर जातीय, जिसमें कोई बंधन ना हो, जिसमें कोई ब्राह्मण ना हो, और अपनी मर्जी से सुख सुविधाओं के साथ और कम पैसे में विवाह हो जाए। तो उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और वहां पर फ्री में विवाह कराना शुरू किया। इसी के साथ उन्होंने सफाई कर्मियों की भी दुर्दशा सुधारने के लिए उन्हें शिक्षित किया। वो उनकी बस्तियों में जाती थी, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे दलित हो, वो ऐसी बस्तियों में जाती थी जहां हम लोग नाक बंद करके निकल जाते हैं, और वहां जाकर वो बैठती थी और बताती थी कि आप लोग दूसरों का घर तो साफ सुथरा रखते हो, दूसरों की नालियां साफ करते हो, दूसरों के शौचालय साफ करते हो, अपने घर को इतना गंदा क्यों रखते हो। फिर बोले अगर आप नहीं कर सकते चलिए मैं साफ करती हूँ। तब उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई, उन्होंने अपने घर को साफ रखा और बोले मैं रोज आऊंगी आपकी इसी बस्ती में आपको शिक्षित करने के लिए, आपको मिलने के लिए, लेकिन मुझे घर आपके साफ मिलने चाहिए। आपको घर साफ रखना है, आपको खुद को साफ रखना है, आपको कपड़े साफ रखने हैं। यही रीजन है कि आपसे वो लोग छुआछूत करते हैं। तो उन्होंने छुआछूत के विरुद्ध इस सफाई का अभियान भी छेड़ा और वो बस्तियों को बिल्कुल उन्होंने साफ सुथरा कर दिया, उन्हें शिक्षित भी किया।
और उन्हें वहां से उठाकर लाई। आज भी लोग, चाहे नेता हों चाहे हम शिक्षित लोग हों, हम उन लोगों के साथ खाना खाने या उनको वहां पर जाने का एक आडंबर सा करते हैं कि हाँ हम जाते हैं, हम भेदभाव नहीं मानते। या नेता लोग भी करते हैं कि हाँ हम वहां जाके बस्तियों में खाना खाएंगे, हम उनके समानता का अधिकार देंगे, हम देखो वहां खाना खा रहे हैं, हम कोई छुआछूत नहीं मानते। लेकिन कभी हम ऐसा नहीं करते कि उन लोगों को अपने घर में बुलाएं और उनको आमंत्रित करके उनको समानता के रूप में अपने साथ बैठा के खाना खिलाएं, उन्हें समझाएं कि आप आइए देखिए ऐसा भी एक रहन सहन होता है जो आप सुधार सकते हो, उनके साथ खा सकते हो। उन्होंने ये दोनों काम किए, उन्हें सुधारा, फिर उनको अपने यहाँ बुलाकर अपने यहाँ शिक्षित किया, अपने स्कूलों में नामांकित किया। तो ये थी माता सावित्रीबाई फुले। इसके साथ ही उन्होंने अकाल, जब 1876-77 में पुणे में अकाल पड़ा, तब उन्होंने वहां पर अन्नदान किया। यहाँ तक कि जब अपने घर से उनका नहीं हो पाता था तो वो मांग कर लाती थी कि वहां के लिए अन्न दे दीजिए। वो दान मांग के लाती थी, वो पैसे मांग के लाती थी और उन्हें अन्न पहुंचाती थी जो भी हमारे अकाल में पीड़ित लोग थे। इस तरह उन्होंने हर तरीके से हर क्षेत्र में काम किया। नाइयों के लिए, जैसे हमारी बहन ने बताया, उन्होंने एक हिस्से की, क्योंकि ब्राह्मण जाति ने जो नाई होते हैं वो सभी को आमंत्रित करने जाते हैं आस पड़ोस में, कोई भी शादी विवाह होता है तो उसका जो उन्हें मिलता था अंश, उसको हड़पने की कोशिश की। उसके विरोध में भी उन्होंने नाइयों के बीच में जाकर हड़ताल की कि आज से नाई किसी ब्राह्मण के बाल नहीं बनाएंगे, दाढ़ी नहीं बनाएंगे, किसी कार्य में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से उन्हें झुकना पड़ा ब्राह्मण वर्ग को, और वो नतमस्तक हुए और उन्होंने कहा उनको एक हिस्सा, एक अंशदान दिया जाएगा ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला सके। इस तरह नाइयों को भी उन्होंने अपना अधिकार दिलवाया। वो किसी एक जाति के लिए काम नहीं कर रही थी, एक वर्ग के लिए काम नहीं कर रही थी, वो पूरे समाज के लिए कार्य कर रही थी। साथ ही उन्होंने जब देखा कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो कमा के लाते हैं, वो शराब पीते हैं और अपना आधे से ज्यादा जो कमाई होती है, अपना जो पहला धन अर्जन जो करते हैं वो उसमें उड़ा देते हैं। तो उन्होंने शराब के खिलाफ भी आंदोलन छेड़ा। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित किया कि आप इन्हें ना पीने दें, उनको शिक्षित किया कि शराब से कितने नुकसान होते हैं, आपस में कलह करते हैं, आप अपना धन खराब करते हैं, जो भी आप मजदूरी कर रहे हैं वो ऐसे ही उड़ा देते हैं, अपने बच्चों का भविष्य नहीं सोचते हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि आपका समाज कैसे उठ सकता है। इस तरह से उन्होंने शराब के खिलाफ भी एक आंदोलन किया। और वो एक बहुत बड़ी कवित्री थी। उन्होंने अपने भाव एक कवि के रूप में, एक कवित्री के रूप में उन सभी के समक्ष रखे जो बच्चे गुनगुनाने लगे थे, गली गली में गुनगुनाने लगे थे, जो ब्राह्मणों के खिलाफ थे, जो समाज को सुधारने के कार्य कर रहे थे, जो समानता का एक प्रचार प्रसार कर रहे थे। इस तरह हमारी एक बहुत बड़ी साहित्यकार, एक कवित्री थी माता सावित्रीबाई फुले। इतने गुणों से संपन्न, और उनका जो काव्य फुले था 1854 जो प्रकाशित हुआ, वो इतना फेमस हुआ कि उसकी उस वक्त तो सभी लोग उसकी पंक्तियां गुनगुनाते थे। बच्चा बच्चा गलियों में गुनगुनाता था, वो खुद गुनगुनाती थी, वो जगह जगह जाकर उनकी 4 पंक्तियां बोलती थी जो उस वक्त स्लोगन बन जाता था। इस तरह से माता सावित्रीबाई इतनी बहु प्रतिभाओं की गुणी थी। इतना संघर्ष करके उन्होंने अपने आप को इस योग्य बनाया सिर्फ अपने जीवन साथी के बल पर। तो मैं चाहूंगी कि हमारी महिलाएं भी अपने इन हक अधिकारों को समझें और उनके त्याग को, उनके समर्पण को, उनकी दया को, उनकी भावना को समझें और आगे आए। वो आभूषणों में, तरह तरह की शॉपिंग्स में और अपने फैशन में ना रहें, और ना ही वो अपने सिर्फ परिवार तक केंद्रित रहें। वो निकलें, समाज को देखें, समाज को कुछ दें, ताकि उनकी तरह माता सावित्रीबाई फुले के जो उनका अनुसरण करके हम उनके मार्ग को, उनकी सेवा को और फैला सकें, अपने समाज का उद्धार करने में कुछ ना कुछ अंश दे सकें, और अपने आप को इसलिए कर सके कि हमें भी 4 लोग कल याद करें कि हाँ इन्होंने इतना सहयोग किया। अपने परिवार के लिए तो सभी करते हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, लेकिन समाज के लिए भी हमें करना चाहिए, क्योंकि हम मानव हैं। मानव मानव है अपनी करनी से, जैसे दीपक दीपक है अपनी रोशनी से। तो मैं चाहूंगी कि सभी महिलाएं आगे आएं, जैसे हमारी आज 8-10 महिलाएं, 8-10 बहनें दिख रही हैं यहाँ पर, सभी महिलाएं आगे आएं ताकि प्लस 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 हो सके और पॉजिटिव होकर हम इस बहुजन समाज के लिए कुछ अपना कार्य कर सकें, उसका प्रचार प्रसार कर सकें। यही सब के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सभी उच्च बराबरी वाली पुस्तकों को पढ़ें, माता सावित्रीबाई जीवन को पढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैम, आपने बहुत ही अच्छा बताया सावित्रीबाई फुले जी के जीवन के संघर्ष के बारे में। अब मैं मुख्य अतिथि उपासिका स्वाति सरदार जी, जो राष्ट्रीय सचिव प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार,
से मैं उनको बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। उपासिका स्वास्तिक सरदार जी। जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। देश से कोने कोने से मीटिंग में जुड़े हुए सभी सम्मानित साथियों को मेरा सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। जय माता सावित्रीबाई फुले। मुझसे पहले मेरा जो महिला व्यक्ति है वक्ता थे, उन लोगों ने बहुत अच्छा बात की। खासकर रुचि मैडम को मैं बहुत 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 आभार हूँ। उन्होंने बहुत सारी अच्छा अच्छा बातें कहे जो सीखने का लायक है, सोचने का भी मजबूर कर देते। तो इसमें मैं थोड़ा सा बात रखूंगी। माता सावित्रीबाई फुले ने बहुत बड़ी वक्ता थी। वक्ता के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य रखते थे। हर माने तब तब तक का जो समाज है महिला को जागरूक करने के लिए, उनका आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा वक्ता के रूप में उन्होंने बात रखते थे। और एक बात है हमारा जो वहाँ जो बाल विधवा ज्योतिराव फुले ने जो ये किया था, सत्य शोधक समाज का स्थापन किया था। उनका अंतहित उन्होंने जो बाल विधवा का पुनर्विवाह का व्यवस्था करते थे, तो वहाँ ब्राह्मण वर्जित करके करते थे। तो तत्काल का जो ब्राह्मण समाज है, ट्रस्टी बोर्ड है, वो अदालत गए थे, कोर्ट में चले गए थे, क्योंकि उनका जो इनकम का पथ है वो ठेस पहुंच रहा था। तो वो लोग कोर्ट में गए, लेकिन तब तो अंग्रेज का शासन था। तो माता सावित्रीबाई फुले वो हाँ, गए। तो जब गए बहुत हौसला बढ़ गई। तो उन्होंने तब जो उनका जो दत्तक पुत्र था जसवंत, और जसवंत को असवर्ण विवाह कर दिया, क्योंकि सभी को पता है जसवंत तो ब्राह्मण का ये था, समाज का लड़का था। लेकिन माता सावित्री उनका वो असवर्ण शादी मतलब अंतरजाति विवाह जो है वो करा दिया। तो लेकिन इसमें भी एक बात है, माता सावित्रीबाई का सोच इतना बड़ा था। शादी से पहले और जसवंत का जो स्त्री राधा, उनका उन्होंने पहले ही ससुराल में लाया गया थे, क्योंकि सास क्या काम करते हैं, सास कैसे चलता है, कि सास से मिलजुल कितना होगा, ये सब कुछ सोच के उन्होंने पहले ही राधा को मेरे माने अपना पास ले गए थे। तो मतलब ये कितना बड़ा क्रांतिकारी सोच है। आज का दिन में भी हम लोग को नहीं सोच पाते, जो शादी से पहले बेटा का बहू का पहले ही लेके परिवार से ये परिचित कराना। और एक बात मेरा ख्याल से बोलना चाहिए। आजकल बहुत सारे स्कूल में वो जो खाना बरसते हैं, वो खाना बरसने का जो मार्ग है, जो पथ है, जो दर्शन है, वो पहले ही शुरू किया माता सावित्रीबाई फुले ने। क्योंकि उनका स्कूल में जो लड़कियां आते थे, जो बच्चा आते थे, वो पीड़ित परिवार से आते थे। मतलब समाज का एक वो कुचला हुआ परिवार से आते थे। तो खाना पीना उन लोगों को अच्छा नहीं मिलता, तो जिसके वजह से वो लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। इसलिए माता सावित्री बाई उन्होंने क्रांतिकारी एक पथ लिया, पथ चुना, जो स्कूल में ही खाना बरसना। तो यही मेरा कहना है। और भी बहुत बात है जो बोलना चाहिए। और मेरा अभी वक्ता है। मैं मेरा वाणी को यह विराम देती हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय मैम। आज की अध्यक्षता कर रही माननीय उपासिका सुषमा बौद्ध जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग से हैं। जो मैं उनसे विनती करती हूँ कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। उपासिका सुषमा बौद्ध जी, मैम आवाज आ रही है मेरी? मैम माइक अनम्यूट करें।
मैं पुनः एक बार फिर से तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और देश भर में इस वेबिनार में जुड़े हुए तमाम उपासक और उपासिकाएं सबों को मैं सादर नमो बुधाय जय भीम आभार प्रकट करती हूँ, जो आप लोगों ने बहुत ही विस्तार से और रुचि बहुत और ही अच्छा ढंग से जो है सावित्रीबाई फुले के बारे में वो समझाए, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, जो बहुत ही स्ट्रगल की हुई हैं और बहुत अच्छे से जो है कि सावित्रीबाई फुले पे वो चर्चा की। तो सावित्रीबाई फुले का जन्म जो है 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले के खंडाला तहसील के गांव नए गांव में हुआ। उनके पिता का नाम जो है खंडोजी नेवसे पाटिल थे और सावित्रीबाई फुले बहन में वो अकेली थी। और उनके पिताजी खंडोजी नेवसे पाटिल जो थे वो अपने घर के जो है सुखी संपन्न व्यक्ति थे और उम्र में का है वो शादी ज्योतिबा फुले से हो जाती है। लेकिन सावित्रीबाई फुले का जन्म जब हुआ उससे पहले जो है कि पेशवाई राज समाप्त हो चुका था। जैसे 1818 में जब बाजीराव पेशवा था तो भीमा कोरे गांव की उस समय समाप्त हो और यहाँ पे जो है अंग्रेजों की जो आईपीसी धारा कानून थी वो यहाँ पे लागू हो गया था। और नहीं तो इतना ब्राह्मण लोग क्रॉस करते थे तो वो नहीं सफल हो पाती माता सावित्रीबाई फुले। तो उस समय जो है कि जब समाप्त होने के बाद फिर भी जो है कि ब्राह्मण लोग अत्याचार शोषण करते थे। माता सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तो अपनी ही समाज की महिलाएं, हिंदू ही समाज की महिलाएं भद्दी भद्दी गालियां देती थी, गंदे पानी राख सब कुछ जो है कि उनके ऊपर फेंक देती थी। और ये मूर्ख ब्राह्मणों के कहने के अनुसार ही दोनों दंपति को जो है घर से बाहर निकाल दिए थे उनके पिताजी, ज्योतिबाराव फुले के पिताजी। तो माता सावित्रीबाई फुले जो है काफी वो कष्ट झेली और रुचि बोस जी तो विस्तार से ही उन्होंने बताई कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष की, अनाथालय खोली, जो विधवाओं के अवैध जो संतानें होती थी तो उसके लिए भी जो है कि अपने घर में जो है उनको शरण दी, नहीं तो उन्हें मरना पड़ता था। कभी पिता के गर्भ से उसको बच्चा हो जाता था, पिता द्वारा गर्भवती कर दी जाती थी तो भाई द्वारा गर्भवती कर दी जाती थी, वो महिला मरने पे मजबूर हो जाती थी। तो ये सारा कुछ जो है कि माता सावित्रीबाई फुले अपने जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष की। और ज्योतिबा फुले तो उनको तो एक ब्राह्मण के कहने पर जो है हिंदीवा नाम करके एक व्यक्ति 10,000 रुपये लेकर के और इनको मारने के लिए भी आ गया था। तो उस समय ज्योतिबा फुले माता सावित्रीबाई फुले को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि सावित्री ये जो है हमें मारने आया है, अगर ये मुझे मार भी देता है तो तुम इसका बच्चा को जो है पढ़ाने के लिए कभी मत छोड़ना। तो सावित्रीबाई फुले कहती है कि ये जो है कि आपको मारने आया है फिर भी आप इनके बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि पढ़ाना कभी मत छोड़ना। तो ज्योतिबा फुले बोलते हैं कि ये जो है कि अज्ञान बस मुझे मारना चाहता है, ये तो अनपढ़ मूर्ख है ही, अगर तुम इसका बच्चे को नहीं पढ़ाओगी तो इसका भी बच्चा यही अनपढ़ गंवार मूर्ख रहेगा और न जाने कितने लोगों को ये हत्या कर देगा, इसलिए तुम इसे पढ़ाना मत छोड़ना। और जो व्यक्ति जो इनको मारने आया था उसका भी विचार जो है कि बदल जाता है, वो सोचता है कि हम इनको मारने आए हैं और ये जो है कि मेरे बच्चों के बारे में ये सोच रहा है पढ़ाने के लिए। तो जो है कि हिंडीबा ज्योतिबा राव फुले का जो है कि आजीवन जो है अंगरक्षक बन जाता है। तो उसका भी जो है ना ये विचार परिवर्तन कर देते हैं। तो इसलिए ज्योतिबा राव फुले सत्य शोधक समाज के गठन करते हैं, जो सही चीज को शोध करने के लिए। और इन्हीं से प्रेरित होकर छत्रपति साहू जी महाराज भी जो है कि अपने समाज में
अपने समाज के लिए जो है वो 50% आरक्षण देते हैं वो शिक्षा के लिए। फिर जो है इन्हीं से प्रेरित होकर के ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जो है कि इनको गुरु भी मान लेते हैं और महिलाओं के लिए भी ये पूरा जिम्मेवारी अपने कंधों पे वो जो है कि लेकर के चलते हैं। और महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल कानून उन्होंने संसद में पास किया, जो कि हिंदू कोड बिल कानून बनाने में बहुत ही उनको कठिनाई आई। उस समय जब कानून मंत्री थे तो बाबा साहब वहां पे जो है कि कानून मंत्री से इस्तीफा दे देते हैं। क्योंकि बाबा साहब वो खुद वो बोले थे कि अगर हम अपने समाज के लिए अगर काम नहीं कर सका तो मैं इस पद से इस्तीफा दे दूंगा। क्योंकि उन्होंने कहा था कि पद महान नहीं होता है, वो कार्य महान होता है। इसलिए उन्होंने कार्य को महान समझा। और बाबा साहब भारत के संविधान बनाने से सबसे ज्यादा जो है कि दिलचस्पी हिंदू कोड बिल कानून बनाने में उन्होंने लगाई। जो कि हिंदू कोड बिल कानून जो है कि 9 भाग 149 आर्टिकल और 5 अनुसूचियां जो है कि वो पास किए थे, जो आज हर मोर्चा पे आज हमारी महिलाएं जो दिखाई दे रही हैं, आज सावित्रीबाई फुले के रूप में कहीं ना कहीं वो शिक्षा देने की काम कर रही हैं। तो वो जो है माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा राव फुले और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब यही देन है कि वो जो है कि बड़े बड़े पदों पे बैठी हुई हैं। तो अगर भारत का इतिहास देखा जाए तो सबसे ज्यादा पहल करने वाले इन महापुरुषों का ही हाथ रहा है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं इन तमाम महापुरुषों को अपने तहे दिल से मैं सत सत नमन करती हूँ। और आप सभी को इस वेबिनार में जुड़े हुए उपासक और उपासिकाएं, मैं सबको सादर नमन है। जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। सभी उपासिकाओं ने हमें बहुत अच्छा समझाया सावित्रीबाई फुले जी के बारे में। जिस समय महिलाओं का जीवन जानवरों की तरह था, उस समय एक किरण की ज्योति सावित्रीबाई फुले जी जो हमारे सामने आई और उन्होंने कई संघर्ष किए और हमारे लिए बहुत कार्य किया। मैं आज समय हो चुका है तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि सभी सभ्य सत्ता प्रारंभ करें। सुषमा फौजी से अनुरोध करती हूँ कि सभी सभ्य सत्ता करने की अनुमति दें। जी मैम, सभ्य सत्ता सुखी हुआंतु का जो है कि वे कार्यक्रम किया जाए, इसे समाप्ति की घोषणा भी किया जाए सभ्य सत्ता सुख के साथ। पूजा हो रही जी वंदना खत्म हो रही, बस 1 मिनट। सभ्य सत्ता सत्ता सुखी सभे हुआंतु सभे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः। सभे सत्ता सुखी हुआंतु सभे हुआंतु सभे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः। सभे सत्ता सुखी हुआंतु सभे हुआंतु सभे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। नमो सबका बुद्धाय। कल्याण हो, हमारा सब सुखी रहे, सब निरोग रहे। ओम नमः। आप सभी को नमो बुद्धाय।